बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है और हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्रोमोसोम। चलो चलते हैं और न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? अब अगर देखा जाए, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है। ये ब्रेन है, सेल है। जिस तरह हमारे बॉडी में मौजूद है ब्रेन, इसी तरह सेल में भी एक ब्रेन मौजूद है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो अहम फंक्शन जो करता है वो कौन करता है? वो न्यूक्लियस करता है। इसी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है ये विजिबल होता है किसमें? अगर एक सेल है वो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो ये उसमें नॉन विजिबल है। ये नॉन विजिबल है डिवाइडिंग सेल में, लेकिन विजिबल है नॉन डिवाइडिंग सेल में। उसके बाद न्यूक्लियस से ये भी मुराद है कि इनर पार्ट। न्यूक्लियस से मुराद इनर पार्ट। अब इनर पार्ट क्या है? इनर पार्ट ऑफ द सेल। अब ये सेल में जो है इनर मौजूद है। अब इसका डिफिनीशन देखा जाए तो ये कंट्रोलिंग सेंटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, जो कि ऑल एक्टिविटी कंट्रोल करता है अब सेल का। ये बहुत अहम ऑर्गेनेली है और सबसे लार्ज ऑर्गेनेली है। स्मॉल जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है सेल में, और वो कौन सा है? वो राइबोसोम है। और ये बहुत ज्यादा अहम फंक्शन जो है करता है। कौन से फंक्शन? जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, प्रोटीन सिंथेसिस है, राइबोसोम सिंथेसिस है, राइबोसोम को बनाता है, आरएनए। और बहुत ज्यादा अहम फंक्शन जो होते हैं वो किसमें होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं। यहां पर मैंने न्यूक्लियस जो है बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्कवरी इसका देखा जाए तो ये डिस्कवर किया है किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में न्यूक्लियस को जो है उसने डिस्कवर किया। उसके बाद अगर इसका साइज देखा जाए तो ये 10 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। माइक्रो से मुराद 10⁻⁻⁶ मीटर। अब डायामीटर किस तरह होता है? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कल है, और यहां से जो लेकर यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला है इसको हम डायामीटर कहते हैं। लेकिन अगर यहां पर इसको मैं इस सर्कल को इस तरह कट करूं तो यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो हमारे पास फासला है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो डायमीटर रेडियस इंशाल्लाह हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसका जो फासला है वो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। उसके बाद इसका अगर शेप देखा जाए तो ये राउंड है इस तरह, ये स्फेरिकल नुमा है और सर्कुलर है। अब स्फेरिकल से मुराद, अगर इस न्यूक्लियस को हम 3D डायमेंशन में देखे, 3D देखे, अपने आंखों से देखे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखे, तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल नुमा है, एक बॉल नुमा है। जिस तरह बॉल होता है ना, इसको हम स्फेरिकल कहते हैं। लेकिन अगर इसी न्यूक्लियस को हमने इस बोर्ड पर बनाया हुआ है, अब ये 2 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस में है और x एक्सिस में है। तो अगर सर्कुलर भी है, स्फेरिकल भी है। स्फेरिकल तब है कि जब इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं तो ये बाल नुमा होता है, और सर्कुलर भी है जो मैंने यहां पर बोर्ड पर बनाया हुआ है। उसके बाद नोट करें, एनिमल न्यूक्लियस जो होता है वो ज्यादातर सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है। वो किसमें है? वो मसल सेल में है। क्यों? क्योंकि मसल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होता है। इसी तरह एडल्ट प्लांट में भी है। वैक्यूल के प्रेजेंस की वजह से, इस न्यूक्लियस का सेंटर ना होने की वजह से ये साइड पर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैक्यूल मौजूद होता है, और प्लांट में भी यही जो है ये साइड में मौजूद होता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब अगर इस न्यूक्लियस को नंबर की तादाद से देखा जाए तो जो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है तो वो हमारे पास मैच्योर आरबीसी है। उसके बाद 5 ट्यूब है। उसके बाद अगर देखा जाए जिसमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है तो वो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड है। मोनो से मुराद 1, बाई से मुराद 2, सॉरी, ट्राई से मुराद 3, और ज्यादा से पॉली से मुराद बहुत ज्यादा। तो अगर ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है तो वो मैच्योर आरबीसी में मौजूद है और 5 ट्यूब में मौजूद है। अगर सिंगल न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लिएटेड है, तो ये न्यूरॉन सेल में मौजूद है। अगर 2 न्यूक्लियस है, बाइन्यूक्लिएटेड है, तो वो पैरामीशियम सेल में मौजूद है। लेकिन अगर मल्टी है तो वो स्केलेटल सेल, जिस स्केलेटल मसल में जो सेल मौजूद है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अब सेल अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड डिफरेंशिएटेड सेल। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल से मुराद एक
और डिफरेंशिएटेड सेल से मुराद न्यूरॉन सेल। अब इस सेल का जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, और जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसका प्रॉपर फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो जो है मैसेज को ट्रेवल करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह जो है डिफरेंशिएटेड सेल का प्रॉपर फंक्शन होता है, और इसमें 3 to 4 पोर्स मौजूद होते हैं। जिस डिफरेंशिएटेड सेल को भी आप लो, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है जो कि 3 to 4 पोर्स मौजूद है। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो कि एक सेल है 30,000 तक जो है पोर्स मौजूद है। अब अगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस देखा जाए तो नंबर 1 पर हमारे पास आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो देखा जाए। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर जो रीजन मौजूद है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद ये जो डार्क स्टैंड नुमा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। थर्ड पर जो आता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के बाद मैंने क्रोमोसोम जो है उसको शुरू किया हुआ है। तो चलो चलते हैं और कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस को जो है पढ़ते हैं। अब जरूरी ये बात भी नोट करें कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंटिन्यूअसली अटैच है विद न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो नॉन कंटिन्यूअसली है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में पोर मौजूद है जो कि एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो चलो चलते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस को जो है पढ़ते हैं। अब पहला जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो न्यूक्लियस जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री सेपरेट, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो कि सेपरेट करता है किसको? न्यूक्लियोप्लाज्म को। अब इसमें जो साइटोप्लाज्म नुमा जो है फ्लूइड, सेमी सॉलिड फ्लूइड मौजूद है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो सेपरेट करता है किससे? फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इर्द गिर्द जो सेल में मौजूद है, अगर यहां पर मैंने एक सेल ड्रॉ कर लिया और इसमें जो है ये न्यूक्लियस है तो इसको मैंने लार्ज किया, अब यहां पर जो है ये साइटोप्लाज्म है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है किससे? इस साइटोप्लाज्म से जो है सेपरेट करता है। उसके बाद अगर कंपोजिशन इसका देखा जाए, केमिकल कंपोजिशन देखा जाए किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब यहां पर जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और यहां पर जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। आप अपने नोट्स में इसके साथ आउटर जो है फुल स्पेलिंग लिखे, ठीक है। यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने OM लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसको कलेक्टिवली कॉल्ड हम एनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है केमिकली किससे कंपोज्ड है? ये कंपोज्ड है प्रोटीन से। प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से भी बना हुआ है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह जो है ये बना हुआ है किससे? प्रोटीन से और लिपिड से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? जो कि साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है वो कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये तो डबल मेम्ब्रेन है। आउटर तो कंटिन्यूअस है विद किसके साथ? ER के साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। लेकिन और जो ये जो इसका मेम्ब्रेन है ये नॉन कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है पोर्स मौजूद है, पोर्स, यहां पर पोर मौजूद है और पोर भी प्रेजेंट है। यहां पर पोर भी प्रेजेंट है, होल भी प्रेजेंट है। और ये कंपोज्ड है स्पेशल प्रोटीन जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल में एक्सचेंज का हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल RNA, लेकिन अगर स्मॉल है तो वो डिफ्यूजन के जरिए से आते और जाते हैं और ये हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इस तरह के मैसेंजर RNA है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये सेफ होता है इंटरफेज में और डिसअपीयर हो जाता है अब जो दूसरे फेज आते हैं, ठीक है।
उसके बाद दूसरा अगर जो कंपोनेंट देखा जाए तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमने इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ लिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस दोनों को कलेक्टिवली कहा न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन भी इसका देखा गया, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी देखा गया और उसके बाद इसका फंक्शन भी देखा गया। अब इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, इस चीज को पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अब इस चीज को पढ़ेंगे यहां पर। इस मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन को तो हमने पढ़ लिया, इसमें पोर मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। न्यूक्लियोपोर जो हम इसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्रियन जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस है ईआर के साथ और नॉन कंटिन्यूअस है अपने खुद में, क्यों? क्योंकि इसमें जो है पोर्स मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह जो है ये साइटोप्लाज्म नुमा सेमी सॉलिड फ्लूइड जो मौजूद है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो हम अब न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ने वाले हैं। अब न्यूक्लियस से मुराद न्यूक्लियस, प्लाज्म से मुराद फ्लूइड। ये एक ऐसा फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब डिफिनेशन देखा जाए, ये प्रेजेंट है इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो है इनसाइड मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और ये सेमी सॉलिड है। ये ना तो ज्यादा सॉलिड है और ना ही ज्यादा फ्लूइड है, और ट्रांसपेरेंट भी है। और इसी में क्या मौजूद है? एक कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है वो इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर के जो है ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वहां पर तफसील से है। और कोलाइडल मिक्सचर उस मिक्सचर को हम कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास गिलास है और इस गिलास में एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, तो वो जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो इनसॉल्युबल है इन दिस सॉल्यूशन, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसमें कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद है। अब इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं और कैरियोलैम्प भी कहते हैं। अब यहां पर जो मैं डॉट बना रहा हूं, यहां पर जो है न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। ये देखो मैंने बनाया हुआ है न्यूक्लियोलस, ठीक है। जब मैं शुरू करूंगा इसका नाम भी लिख लूंगा। चलो लिखते हैं, यहां पर न्यूक्लियोलस भी मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। कहां पर? न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म नुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस मौजूद है। क्रोमोसोम आर सस्पेंडेड, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है सस्पेंड कर रहा होता है। और इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन होता है इसमें, और सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है। यहाँ पर जो है आरएनए का जो है सिंथेसिस होता है, वो बन रही होती है। उसके बाद इसका अगर कंपोजिशन देखा जाए तो ये किस पर जो है कंपोस्ट है? तो ये प्रोटीन पर, एंजाइम पर, न्यूक्लिक एसिड और साल्ट पर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म नुमा स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है न्यूक्लियोलस है, यहां पर मैंने बनाया हुआ है न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये नोट करें कि ये एक नॉन मेम्ब्रेन स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल नुमा है जो कि नॉन मेम्ब्रेन है। देखो यहां पर मैंने बनाया हुआ है, ये एक स्फेरिकल जो है नॉन मेम्ब्रेन है, और ये सस्पेंडेड है। कहां पर? इन न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसे पहले हमने न्यूक्लियोप्लाज्म को जो है पढ़ लिया। ये वन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। और ये जो है डिसअपियर हो जाता है इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये जो है गायब हो जाता है किस स्टेज में? प्रोफेज में, और फिर से अपीयर हो जाता है किसमें? टेलोफेज में। अब ये क्यों अपीयर होता है और क्यों डिसअपियर होता है प्रोफेज में और टेलोफेज में? ये आपने सेल साइकिल में 9 क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी जो है आपको पता नहीं है, तो जब हम सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ इस सेल साइकिल जो है चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, और माइटोसिस और मियासिस को जो है एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ेंगे, ताकि आपका बेस मजबूत हो और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन
और जो है डेवलपमेंट एंड एजिंग को जो है पढ़ेंगे। तो ये जो है क्या होता है, डिसअपियर इन प्रोफेज और अपीयर हो जाता है किसमें, टेलोफेज में। अब इस न्यूक्लियोलस का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो ये कंपोज है डीएनए से और आरएनए से। हम जब राइबोसोम पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने कहा था कि राइबोसोम जो है वो सिंथेसिस होता है कहां पर, न्यूक्लियोलस पर, ठीक है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है 70 से लेकर 80% कहां पर होता है, वो न्यूक्लियोलस में होता है, यहां पर न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। और राइबोसोम भी जो है वो भी सिंथेसिस होता है, और आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी यहां पर जो है बनती है। अब इसी चीज का अगर मैं यहां से उठाऊं और यहां पर रख दूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है कि एक जो है पेरिफेरल, ग्रेन्युलर और सेंट्रल एरिया, ये जो है इसको हम पेरिफेरल ग्रेनुलर कहते हैं, और यहां पर ये जो है ये सेंट्रल एरिया है। अब ये पेरिफेरल ग्रेनुलर जो है ये कंसिस्ट है राइबोसोमल सब यूनिट्स पर, और जो सेंट्रल एरिया है यहां पर मौजूद है आरएनए और डीएनए। तो ये न्यूक्लियोलस हुआ। न्यूक्लियोलस से मैंने बताया कि न्यूक्लियोलस इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन है, स्फेरिकल नुमा है, और उसके बाद ये अपीयर हो जाता है किसमें, टेलोफेज में, डिसअपीयर हो जाता है प्रोफेज में। और ये कंपोज होता है, केमिकल कंपोजिशन ये बना किससे है, ये प्रोटीन से और डीएनए से, आरएनए से, राइबोसोमल आरएनए से। लेकिन वो जो मौजूद होते हैं वो किस रीजन में मौजूद होते हैं, तो यहां पर मैंने इसको जूम किया हुआ है, और ये जो है यहाँ पर जो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये इस एरिया को हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर, और यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट मौजूद होते हैं, और इस एरिया को हम सेंट्रल एरिया कहते हैं, जो कि आरएनए और डीएनए मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोलस हो गया। अब इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने न्यूक्लियस पढ़ा, जो कि एक ऑर्गेनेली है, जो कि सेंटर में मौजूद होती है, लेकिन कुछ सेल है जो कि एक्सेप्शन केस है, सेंटर में मौजूद नहीं होती है, मसल सेल और प्लांट जो है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो प्लांट में वैक्यूल मौजूद होता है, और ये ब्रेन ऑफ द सेल है, और ये जो है बहुत ज्यादा अहम फंक्शन जो है करता है, हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। उसके बाद हमने इसका नंबर पढ़ लिया, इसका डायमीटर पढ़ लिया, उसके बाद इसके कंपोनेंट, ये फुल न्यूक्लियस है जो कि कंटिन्यूअस है ईआर के साथ, और ये खुद इसका मेम्ब्रेन नॉन कंटिन्यूअस है क्योंकि यहाँ पर पोर मौजूद है। इनसाइड यहाँ पर जो फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा। यहाँ पर जो डार्क स्टैंड नुमा स्ट्रक्चर है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर मैंने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोर मौजूद है जो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भी रह नहीं गया, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि क्रोमो से मुराद कलर, सोम मीन्स बॉडी। जब हम इस पर एक स्टैन अप्लाई करता है, एक डार्क स्टैन अप्लाई करते हैं, तो ये इसको ले लेता है, इस वजह से क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जब हम डार्क स्टैनिंग करते हैं किसी बॉडी पर तो वो जो है उसको ले लेता है, तो ये ज्यादातर डार्क मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, कि अगर आपका वालिद बड़ा है, टाल में जो है वो टाल है तो आप भी टाल होगे, अगर वो ड्वार्फ है तो आप भी ड्वार्फ होगे, अगर उसका आई का कलर जो है वो ब्लू है तो चांसेस है कि आपके भी ब्लू हो। तो ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चे को जो है ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डिस्कवर किया किसको, क्रोमोसोम को, किसने डिस्कवर किया, वहां पर मैंने लिखा हुआ है वेदर फ्लेमिंग। कब? जब वो सेलेमेंडर लार्वा को स्टडी कर रहा था। उसके बाद जो नाम दिया वो वेल्डेयर ने दिया, क्रोमोसोम को नाम किसने दिया, वो वेल्डेयर ने दिया। उसके बाद जो हेरिडिटी फंक्शन किसने स्टडी की, वो सटन ने स्टडी की, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डायग्राम की तरफ। देखो क्रोमोसोम किस तरह बनता है, जब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो इनसे जो है क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। पहले ही स्टेज में सेल में एक नेटवर्क नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्रोमेटीन कहते हैं।
फिर वो क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम है। वो क्या है? वो क्रोमोसोम है इंटरफेज में। तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये कंडेंस नुमा होते हैं और एक एक्स नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम का कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए, इस हैंड को हम कहते हैं क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, और इस दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, इस दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। उसके बाद ये इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। यहां पर जो है ये दागिनुमा स्ट्रक्चर जो एराइज हुए है इसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। किसमें? स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये क्रोमेटिड हुआ, इस दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, इसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। और ये जो एराइज हुए है इसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर जीन मौजूद है और जिस लोकेशन में जीन मौजूद होता है उसको हम कहते हैं लोकस। ठीक है, कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ क्लियर हो गया। इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, इस दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और जिस जगह पर जीन मौजूद होता है उस लोकेशन को हम लोकस कहते हैं। यहाँ पर इस सेंटर को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और यहाँ जो दागिनुमा स्ट्रक्चर एराइज हुआ है इसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन का नाम देते हैं। तो हमारा लेक्चर खत्म होता है और इंशाल्लाह हम इसके बाद लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे और ये वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पर। तो हमारा चैप्टर वहाँ पर खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। तो फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर रेस्पिरेशन को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।